शालिनी तारा की पीठ थपथपाते हुए कहती है, शाबाश तारा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इन 9 दिनों में काफी कुछ सीख गई हो तुम। बहुत अच्छी तरह से तुमने शक्तियां जागृत करी हैं। अब उस काले साए का अंत दूर नहीं। तारा तुरंत शालिनी से पलटकर पूछती है, हम उस काले साए का अंत कब करेंगे यामिनी दीदी? शालिनी तारा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, बहुत जल्द तारा बेटी, बस तुम मेरे इशारे का इंतजार करना। जब मैं बुलाऊं तब आ जाना। अभी सही वक्त नहीं आया है। कुछ काम है जो मुझे पूरे करने हैं। उसके बाद ही हम उस काले साए का अंत कर सकते हैं। तारा तुरंत पलटकर पूछती है, कैसे काम यामिनी दीदी? बताइए, मैं वो काम पूरे करने में आपकी मदद करूंगी। शालिनी तारा को मना करते हुए कहती है, नहीं तारा बेटा, कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने में तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। वो काम मुझे अकेले ही पूरे करने पड़ेंगे। पता नहीं वो सब मैं कैसे करूंगी। इतना कहकर शालिनी किसी ख्याल में खो जाती है। अगले ही पल वो बहुत उदास हो जाती है। उसके चेहरे की सारी रौनक गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था उसे कोई ऐसा काम करना था जो वो कतई नहीं करना चाहती थी। जब कुछ देर तक शालिनी कुछ नहीं बोलती तो तारा उसे हिलाते हुए कहती है, यामिनी दीदी, कहाँ खो गई आप? यामिनी दीदी, आप ठीक तो हैं? शालिनी अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए कहती है, कहीं नहीं तारा बेटी, बस यूं ही, मैं ठीक हूँ। तुम? शालिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर तारा के हाथ की हथेली के पीछे स्टार वाले निशान पर पड़ती है और वो देखती है कि तारा स्टार के अंदर आधी आंख का निशान बना हुआ था, जो सुइयों से चुभ होकर बनाया गया था, जो किसी और ने नहीं बल्कि वर्चस्विनी ने उस रात बनाया था जब वो तारा को काली दुनिया में प्रवेश करवाना चाहती थी। शालिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ तारा का निशान वाला हाथ पकड़ती है और घबराते हुए कहती है, ये निशान, ये निशान अभी तक गया नहीं। तारा स्टार के अंदर बने आधी आंख के निशान को देखते हुए कहती है, नहीं यामिनी दीदी, ये निशान नहीं गया। शालिनी परेशान होते हुए खुद से बड़बड़ाती है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? शक्तियां जागृत होने के साथ ही इस निशान को चले जाना चाहिए था। फिर ये अभी तक गया क्यों नहीं? इतना कहकर शालिनी मन ही मन परेशान होने लग जाती है और उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तारा धीरे से शालिनी से पूछती है, क्या हुआ शालिनी दीदी, कोई परेशानी है? शालिनी ना चाहते हुए भी तारा से झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं तारा बेटी, कोई परेशानी नहीं है। शायद वक्त लगे इस निशान को जाने में। कभी कभी वक्त लगता है इन निशानों को जाने में, एकदम से नहीं जाते हैं। शालिनी के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो अगले ही पल तारा से पूछ बैठती है, तारा, आपकी मम्मा तो ठीक है ना? क्या वर्चस्विनी ने कभी तुम पर फिर से वो सब किया? मेरा मतलब है कि तुम्हें कभी लगा कि वर्चस्विनी जी तुम्हारे साथ फिर से वो सब गलत? शालिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तारा उसे बीच में टोकते हुए कहती है, नहीं यामिनी दीदी, जब से कछुए भैया ने मम्मा को वो गोमती चक्र रिंग दी है, तब से मम्मा पूरी तरह बदल गई है। अब तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझसे पहले से ज्यादा प्यार करती है। मम्मा अब पूरी तरह से ठीक है। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, जब वर्चस्विनी ठीक है तो फिर ये निशान गया क्यों नहीं? अभी तक तो इसे चले जाना चाहिए था। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये निशान अभी तक गया क्यों नहीं? शालिनी तारा की हथेली के निशान को देखते हुए कहती है, तारा बेटा, क्या तुम्हें इस निशान के बारे में पता है कुछ, कि ये निशान किस चीज का है? तारा तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ शालिनी दीदी, मम्मा ने मुझे उस रात इस निशान के बारे में बताया था। शालिनी बौखलाहट के साथ कहती है, क्या बताया था तारा बेटा? तारा जवाब देती है, जब मम्मा ये निशान फर्श पर बना रही थी तो उन्होंने कहा था ये दिखने में भले ही आंख की तरह हो, पर ये कोई मामूली आंख नहीं है, बल्कि ये भक्षानर की आंख है। शालिनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तारा बेटी, भक्षानर की आंख? तारा हामी भरते हुए कहती है, हाँ शालिनी दीदी, भक्षानर। मम्मा कह रही थी कि ये भक्षानर की आंख है। अब से हर वक्त ये तुम पर नजर बनाए रखेगी, उनकी कृपा दृष्टि में रहेगी। ये वो निशान है जो लाखों में से किसी एक को मिलता है और उसके लिए तुम्हें चुना गया है। यही काली दुनिया का द्वार है। ये आंख स्वयं भक्षानर की आंख है। तारा इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसके अंदर वर्चस्विनी आ जाती है, जिसने अपने दोनों हाथों में नाश्ते की प्लेट पकड़ कर रखी हुई थी। उसे देखते ही तारा और शालिनी दोनों एकदम से खामोश हो जाते हैं। वर्चस्विनी तारा और शालिनी को घूरते हुए कहती है, क्या हो गया, तुम दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? शालिनी हंसते हुए कहती है, वो हम दोनों स्टैचू स्टैचू कहते थे ना, इसलिए। वर्चस्विनी जी चुप हो गए। वर्चस्विनी कहती है, कि तारा भी ना जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है और परेशान करती जा रही है। बताओ, आपको भी आते से ही खेलने लगा दिया। वर्चस्विनी नाश्ते की एक प्लेट शालिनी को देते हुए कहती है, लो शालिनी, ये नाश्ता लो। शालिनी नाश्ते की प्लेट लेते हुए कहती है,
अरे इसकी क्या जरूरत थी। शालिनी वर्चस्विनी के हाथ से नाश्ते की प्लेट ले ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि वर्चस्विनी ने अपने हाथ में वो अंगूठी पहनकर रखी हुई थी जो कछुए ने उसे दी थी। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, अंगूठी तो वर्चस्विनी ने पहन कर रखी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसे उसका मकसद याद नहीं आ सकता और वो तारा को कुछ नहीं कर सकती। फिर तारा की शक्तियां जागृत होने के साथ ही उसके हाथ पर बना आधी आंख का निशान चले जाना चाहिए था, पर यह गया क्यों नहीं। शालिनी इसी सोच में डूब जाती है। इस तरफ युग और अभिमन्यु अभी अभी मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन से लौटकर हवेली आए थे और अभिमन्यु इस वक्त कमरे में था। कमरे के अंदर उसके सिवा कोई और नहीं था। अभिमन्यु का चेहरा पूरी तरह पसीने से लथपथ था। वो काफी थका हारा लग रहा था। उसका चेहरा लाल हो रहा था, जैसे बाहर की धूप उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई हो। अभिमन्यु के बाल भी अस्त व्यस्त तरीके से फैले हुए थे। वो लड़खड़ाते हुए कमरे के अंदर लगी ड्रेसिंग के सामने आता है और वहीं पर आकर रुक जाता है। वो वहीं पास में ही रखी पानी की बोतल को उठाता है और उसे अपने सिर के ऊपर उलट देता है। अभिमन्यु का शरीर पानी से भीग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु को गर्मी बिल्कुल सहन नहीं हो पा रही हो। पानी उलटने के बाद अभिमन्यु लंबी आहें भरने लग जाता है, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे अभी भी ठीक नहीं लग रहा था। कोई चीज थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अभिमन्यु चीखता है, आह। अभिमन्यु ने कुछ इस तरह चीखा था कि उसकी आवाज कमरे के अंदर ही दब कर रह गई थी। अभिमन्यु आईने अपनी लाल आंखों को देखते हुए कहता है, बस अब और नहीं, ये दर्द और नहीं सहा जा रहा। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी शर्ट उतारने लग जाता है। अभिमन्यु शर्ट उतारकर अपने बदन को आईने में देखने लग जाता है। अभिमन्यु के हट्टे कट्टे सीने पर कई सारे बाल थे। उसका पूरा सीना बालों से ढका हुआ था। अभिमन्यु अभी भी दर्द से कराते हुए धीरे धीरे आहें भरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दर्द को अंदर ही रखना चाहता था, चीखना नहीं चाहता था, ताकि कोई उसकी चीख न सुन ले। अभिमन्यु ड्रेसिंग पर से ट्रिमर उठाकर उसे चालू करता है और उससे अपने सीने की हजामत करने लग जाता है। देखते ही देखते अभिमन्यु के सीने के बाल फर्श पर गिरने लग जाते हैं और कुछ ही देर में अभिमन्यु का सीना साफ हो जाता है। जब अभिमन्यु का सीना साफ होता है और वो आईने की तरफ अपनी नजरें करता है तो देखता है कि उसके सीने पर कई सारे जलने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने पर गरम गरम चाबुक से वार किया हो। वैसे ही जलने का निशान अभिमन्यु के हाथ पर भी बना हुआ था। अभिमन्यु के सीने पर जो चाबुक के जलने का निशान बना हुआ था वो सड़ रहा था और वही अभिमन्यु को अंदर ही अंदर तकलीफ दिए जा रहा था। एक ऐसा दर्द जो अभिमन्यु को धीरे धीरे कमजोर तो बना ही रहा था, साथ में मार भी रहा था। अभिमन्यु धीरे धीरे अपने सीने पर के उस निशान के ऊपर हाथ फेरने लग जाता है। वो निशान इतना घिनौना था कि अभिमन्यु से भी उसे देखा नहीं जा रहा था। अभिमन्यु अपने सीने के निशान को देखते हुए उस पर हाथ फेर ही रहा था कि तभी उस कमरे के अंदर डायना आ जाती है। डायना कमरे के अंदर घुसते ही उस निशान को देखते हुए कहती है, ये निशान, ये कैसे निशान है अभी। डायना की आवाज सुनते ही अभिमन्यु तुरंत अपनी शर्ट उठाता है और उसे पहनने लग जाता है। डायना अभिमन्यु की शर्ट को अपने एक हाथ से पकड़ती है और उसे रोकते हुए कहती है, रुको अभी, देखने दो मुझे। अभिमन्यु डायना को तेजी के साथ धक्का देते हुए कहता है, दूर हटो डायना मुझसे, मुझे छुओ मत। अभिमन्यु के धक्का देने पर डायना लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिरते हुए चीखती है, आउच। अभिमन्यु तुरंत डायना के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो? डायना तुम्हें लगी तो नहीं? डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहती है, दर्द भी खुद देते हो और दर्द का एहसास भी खुद ही पूछते हो अभी। अभिमन्यु को अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। वो डायना के पास खड़ा हो जाता है तो डायना भी खड़ी हो जाती है। डायना अभिमन्यु से फिर पूछती है, मुझे वो घाव दिखाओ अभी। अभिमन्यु अनजान बनते हुए कहता है, कैसे घाव डायना? डायना पलट कर कहती है, वही घाव जो तुम्हारे सीने पर आए हैं, मुझे वो घाव देखने हैं। अभिमन्यु बात को घुमाते हुए कहता है, थोड़ी तो शर्म करो डायना, अगर मेरा बदन ही देखना है तो बता दो, मैं ऐसे ही दिखा दूंगा, यूं झूठे बहाने मत बनाओ। डायना तुरंत पलट कर कहती है, बदन मुझे देखने का शौक है अभी या तुम्हें? बदन तो उस रात तुमने भी मेरा देखा था ना, जब वो काला साया मेरे साथ। डायना इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ कहता है, बस करो डायना, कैसी बातें कर रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। डायना खामोश हो जाती है। अभिमन्यु डायना को अच्छे से समझाते हुए कहता है, मैं बस ट्रिम कर रहा था तो सीने पर खरोच लग गई, उसी के घाव है। डायना पलट कर कहती है, तो मुझे दिखाते क्यों नहीं, मुझे बस वो घाव देखने हैं। अभिमन्यु कहता है, मैं नहीं दिखा सकता, समझी तुम डायना? डायना भी तुरंत कहती है, दिखाओगे तब ना, अभी जब सच बोल रहे होगे।
तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। जब मुझे कुछ बताना ही नहीं था, सब कुछ छुपा कर ही रखना था, तो क्यों बचाया उस रात तुमने? मुझे मरने देते उस काले साए के हाथों। क्यों मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान को खतरे में डाला? ये सब बोलते बोलते डायना की आंखें नम हो गई थी। अभिमन्यु डायना की नम आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि हम दोस्त हैं, और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, किसी भी मोड़ पर, फिर चाहे जीने मरने का सवाल ही क्यों ना हो। डायना अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से कहती है, अभी सच सच बताना, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? अभिमन्यु धीरे से डायना से अपनी नजरें फेर लेता है और कुछ देर रुककर जवाब देता है, हाँ डायना, हम सिर्फ दोस्त हैं, इसमें कोई शक करने वाली बात है ही नहीं। डायना नर्म लहजे के साथ कहती है, मैंने कहा ना अभी, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। हम सिर्फ दोस्त नहीं अभी, हमारे बीच एक रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से बड़ा है, चाहे तुम उसे कबूल करो या ना करो। अभिमन्यु डायना के सवालों से बचते हुए कहता है, डायना प्लीज तुम यहाँ से जाओगी? देखो मैं ना बहुत थक चुका हूँ, मुझे कुछ देर आराम करने दो। डायना कहती है, अभी तुम कितने भी बहाने बना लो पर सच नहीं छुप सकता। अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, प्लीज डायना यहाँ से जाओ। डायना भी अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, अभी भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो अभी, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्या कभी तुमने अपनी आंखें देखी हैं? सोचा है ये हर वक्त लाल क्यों रहती हैं? और ये तुम्हारी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये सब उसका असर है, ये सब उसी के कारण हो रहा है, उसी की वजह से तुम कमजोर हो रहे हो अभी। अभिमन्यु अनजान बनते हुए कहता है, तुम क्या बोल रही हो डायना, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, समझी तुम? डायना भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, नहीं अभी, तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो, और वो भी बहुत पहले से। तुम बहुत सारी बातें छुपाते। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, अभिमन्यु एकदम शॉक्ड रह जाता है। डायना एकटक नजर से अभिमन्यु को घूरते रहती है, जैसे वो अभिमन्यु के सारे राज जानती हो। दोनों के बीच अचानक एक खामोशी छा गई थी, एक गहरी खामोशी। अभिमन्यु उस खामोशी को तोड़ते हुए डायना को एकटक नजर से देखते हुए उससे पूछता है, तुम किस बात की बात कर रही हो डायना?